नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन इंडियन हिस्ट्री की नोट्स सीरीज के अंदर सभी प्रतियोगी परीक्षा है तो उपयोगी जो आपकी इंडियन हिस्ट्री है उसके अंदर आज छठी कक्षा की बात करने वाले हैं। पांचवी कक्षा में अपन ने आपके सिंधु घाटी सभ्यता की बात की थी। आज भी अपन सिंधु घाटी सभ्यता की बात करने वाले हैं। तो पहले को वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो अभी आप चैनल के अंदर जाकर के प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको इस तरीके से एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी जिसका नाम है इंडियन हिस्ट्री नोट्स एंड पीडीएफ। देखो, प्लेलिस्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो जानकारी होती है वो सारी की सारी कर्मानुसार दी होती है। ठीक है ना। कर्मानुसार दी होने के कारण आपको चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। साथ ही अपने चैनल के ऊपर एनसीईआरटी की क्लासें भी दी हुई है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं क्लास को शुरू। आवाज वगैरह सब बिल्कुल क्लियर होगी। ओके, ठीक है। कल जहां एंड किया था वहां से वापस अपन शुरू करेंगे। एक बार देख रहे थे कि अपन ने कौन कौन सी चीजें देखी थी। अपन ने देखा था सिंधु घाटी का नामकरण, उसके बाद में कुछ इसके की पॉइंट थे उन सबको अपन ने देख लिया था और सिंधु के निर्माताओं के बारे में बातचीत की थी। फिर सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति यानी विदेशी सिद्धांत और स्वदेशी सिद्धांत देखे थे। सिंधु का कालक्रम देख लिया था जिसमें कार्बन सी पद्धति का जो कालक्रम है वो सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के चरण देख लिए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देख लिया था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है। फिर इसके उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु की बातचीत की थी। इसके आकार की बातचीत की थी। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि देखी थी। ठीक है ना। और नगर नियोजन देख लिया था अपन ने। और उसके बाद में बात करें तो धार्मिक जीवन में अपन ने देखा था कि किस तरीके से वो किन किन की पूजा करते थे। राजनीतिक जीवन देख लिया। आर्थिक जीवन के अंदर भी अपन ने चीजें पढ़ ली थी। फिर पशुपालन देख लिया था। कृषि भी अपन ने देख ली थी। समाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। और आज जो शुरू करेंगे क्लास वो देखेंगे शिल्प एवं उद्योग धंधे, यानी वो कौन से कार्य करते थे। देखो, धातु कर्मी तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार करते थे, इसीलिए आपको पता होगा इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता यानी यहाँ के जो लोग हैं वो लोग तांबे के साथ में टिन मिलाकर, तो ध्यान रखना, तांबे के साथ में तांबा प्लस टिन मिला करके ये एक नई धातु बनाते थे। उसका नाम था कांसा। उसका क्या नाम था? कांसा नाम था। मोहनजोदड़ो से बने एक सूती कपड़े का एक टुकड़ा तथा कालीबंगा में मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े की छाप मिली है। इसका मतलब ये है कि ये सूती कपड़े से संबंधित कार्य करते थे, यानी सूती वस्त्र बनाने का काम भी करते थे। इस सभ्यता के लोग लोहे की जानकारी से, मतलब यहाँ जो सभ्यता के लोग हैं इस सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। कांस्य मूर्तियों का निर्माण द्रवी मोम विधि से किया जाता था। ये जो कांस्य की मूर्तियां हैं इनका निर्माण जो है वो एक विधि होती है, द्रवी मोम विधि, तो इससे भी इसका निर्माण किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य की मूर्ति बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते थे, तो द्रवी मोम जो विधि है उसका उपयोग करते थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मृण मूर्तियों में पुरुषों की तुलना में नारियों की मृण मूर्तियां अधिक हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ लोग जो मृण मूर्तियां बना रहे हैं उनमें पुरुषों की जो मृण मूर्तियां कम है और जो स्त्री यानी नारियों की मृण मूर्तियां ज्यादा है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पे जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक, ठीक है ना। मातृशक्ति को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता। हड़प्पा संस्कृति में पशु मूर्तियां मानव मूर्तियों से अधिक संख्या में पाई गई है, यानी मानव मूर्तियों से अधिक बात करें तो पशुओं की मूर्तियां हैं। इसका मतलब ये लोग पशु प्रेमी थे, यानी प्रकृति में ये जीव रहते थे तो इनसे ये प्रेम भी करते हो। हड़प्पा में कुबड़ वाले बैल की मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में मिलती है। जो एक कुबड़ वाला बैल है उनकी मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में मिलती है। देखो, मैंने पिक्चर ऐड नहीं किया। अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पिक्चर आप खुद नेट के ऊपर सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है ना। पिक्चर में थोड़ा लेंदी हो जाता है मामला और फिर क्लास लेने में भी दिक्कत क्या होती है कि उनकी क्वालिटी ज़्यादा होने की वजह से फिर वीडियो अपलोड करना, ये पीडीएफ अपलोड करना फिर ज़्यादा हैवी हो जाता है। इसलिए मैंने पिक्चर ऐड नहीं किया। अगर किसी को कोई समझ में नहीं आता है
तो वो आराम से गूगल पे बोल करके या लिख करके देख लेना कि एक कुबड़ वाला हड़प्पा में बैल कैसा था। ठीक है। मनके का उद्योग केंद्र जो है वो लोथल और चंदूरदड़ो, यानी यहाँ के लोग जो है मन का बनाने का काम करते थे। मनके का मतलब होता है मोती, मोतियों की जो माला होती है ना, उस तरीके की माला बनाने के ये काम करते थे। तो इसके जो प्रमुख केंद्र की बात करें तो लोथल और चंदूरदड़ो। अब आगे इनकी विस्तृत रूप से भी बात करेंगे अपन। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख उद्योग, ध्यान रखना, वस्त्र उद्योग था। और वस्त्र उद्योग में भी कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग था। ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे शिल्प एवं उद्योग धंधे की बातचीत पूरी कर ली। अब आगे देखते हैं कला, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास कैसी कलाएं थी। तो देखो, कला के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बहुत ही उन्नति प्राप्त कर रखी थी। वे बर्तन पर बहुत ही सुंदर सुंदर चित्रकारी करते थे। यानी अपन देखते हैं ना, लाल मृद भांड, ज्यामिति चित्रण किया हुआ था, ज्यामिति अलंकरण किया हुआ था, वो सारी चीजें। मनुष्य और पशुओं के चित्र भी बड़ी संख्या में अपने को मिलते हैं। मोहरों पर जो पशुओं के चित्र बने हैं उनसे इन लोगों की कलात्मक अभिरुचि को प्रकट किया जा सकता है कि ये लोग कला के अंदर कितना इंटरेस्ट लेते थे। ये चित्र बैल, हाथी, चीता, बारहसिंगा, घड़ियाल, गेंडा आदि पशुओं से संबंधित थे। हड़प्पा में 2 मनुष्यों की मूर्तियां मिली है जिनसे ये प्रकट होता है कि ये लोग मनुष्यों की मूर्तियां बनाने में भी बहुत ही कुशल थे। ध्यान मुद्रा में योगी की पत्थर की मूर्ति और कांसे की नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी कला के सबसे सुंदर नमूनों में से एक है। जो ध्यान योगी जो मुद्रा की मूर्ति है पत्थर की, और एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी अपने को देखने को मिली है। आप नेट पे सर्च करना हड़प्पा की कांसे की नर्तकी की मूर्ति, तो आपको एक मूर्ति दिख जाएगी जो कमर पर हाथ रखा हुआ इस तरीके से है। तो ये काफी सुंदर उदाहरण है। सिंधु सभ्यता के लोग 3 प्रकार की मूर्तियों का निर्माण करते थे। धातु की मूर्तियां, मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां, और प्रस्तर मूर्तियां यानी पत्थर की मूर्तियां। तो ध्यान रखना, ये धातु से भी बनाते थे। धातु में तो क्या होगा? कांसा होगा, क्योंकि ये कांसे सभ्यता थी। तो कांसे की धातु की मूर्तियां, मृण मूर्तियां और प्रस्तर मूर्तियों का निर्माण ये करते थे। अब अगर सड़क योजना की बात करें तो सभ्यता में मुख्य सड़क जो थी वो उत्तर, दक्षिण व पूर्व पश्चिम की ओर बनाई गई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड या सर्किल पद्धति या फिर ग्रिड पैटर्न या शतरंज की विसात भी कहा जाता। यानी इनकी जो सड़कें थी वो ऑक्सफोर्ड, सर्किल पद्धति या फिर ग्रिड पैटर्न के ऊपर आधारित थी। निर्माण कच्ची ईंटों से होता था और इन सड़कों का आकार 9 से 16 फीट या फिर 10 मीटर के आसपास हुआ करता था। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न खुल करके गली के तरफ, यानी जो गली में जो सड़क थी उसके अंदर खुलते थे। अपवाद स्वरूप आपको लोथल का ध्यान रखना है। लोथल में जो दरवाजे हैं, यानी लोथल एकमात्र ऐसा स्थान है जहां घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। तो आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि उन लोगों के पास में कितना दिमागी ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थान हैं उनके घर के दरवाजे मुख्य जो सड़क है उस पर नहीं खुलते। अब आप यहाँ पे सोच लीजिए, भाई मुख्य सड़क है तो यातायात वगैरह भारी होता होगा, यातायात बहुत अधिक होता होगा, तो कोई छोटा बच्चा आगे नहीं चला जाए भाई, है कोई दुर्घटना घटित नहीं हो जाए, इसलिए उन लोगों ने अपने घर के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खोले ही नहीं, जो गली में जो सड़क थी उसकी तरफ खोलते थे। लेकिन अपवाद स्वरूप लोथल का ध्यान रखना है कि सड़क के दरवाजे, गड़क के दरवाजे सड़क की तरफ खुलते थे। भवन निर्माण की बात करें तो भवन निर्माण कच्ची एवं पक्की ईंटों दोनों से किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में 1 से 2 मंजिला मकान भी अपने को मिलते हैं, यानी लोग अमीर थे भाई साहब, मालिया बना हुआ। सिंधु सभ्यता में कालीबंगा लोथल मकान निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता है। देखो काफी जगह तो पक्की ईंटों का प्रयोग होता है, लेकिन कालीबंगा और जो लोथल है, इस लोथल के अंदर जो है वो आपके मकान के लिए पक्की ईंटों कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया था। ठीक है। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां भवन का निर्माण पत्थरों से किया गया, ये भी ध्यान रखना है। देखो कालीबंगा और लोथल, यहाँ पे कच्ची ईंटें हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना कैसी ईंटें, कच्ची ईंटों से निर्मित किया गया है। लेकिन गुजरात का जो धोलावीरा है, धोलावीरा कौन सा रहा? धोलावीरा, यहाँ पे जो भवन का निर्माण किया गया भाई साहब वो भाटों से किया गया, यानी पत्थर से किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से लकड़ी की नाली की व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ पे नालियां जो थी वो लकड़ी की बनाई हुई थी,
अब आप कहोगे कि सर जी वो तो नालियां तो सड़ गई होगी, इतने साल कैसे रही है? अब उनके अवशेष प्राप्त हुए या फिर कार्बन सी पद्धति के माध्यम से या कुछ ऐसे कुछ जांच करके उन लोगों ने पता किया होगा कि यहाँ पे जो नालियां थी वो लकड़ी की बनी हुई थी। बनावली एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से नाली व्यवस्था का अभाव पाया गया है। तो कुछ कुछ फैक्ट आपको यहीं पे भी पता चल गए, यानी कालीबंगा में लकड़ियों की नालियां बनाई गई थी, जो नाले थे गंदे पानी के लिए वो लकड़ी के थे। और बनावली एकमात्र ऐसा स्थान है जहां, बनावली हरियाणा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से नाली व्यवस्था का अभाव पाया गया है। ठीक है। और 6 प्रकार की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। कैसी है? कच्ची ईंटें हैं, पक्की ईंटें हैं, अलंकृत ईंटें, यानी कालीबंगा में जो ईंटें लगाई गई है अलंकृत है, यानी ईंटों के ऊपर डिजाइन की गई है। फनीदार ईंटें जो कुएं के निर्माण के लिए प्रयोग ली जाती थी, और वक्राकार ईंटें केवल और केवल चंदूदड़ों से मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से 6 प्रकार की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। कच्ची ईंट, पाकी ईंट, अलंकृत ईंट कालीबंगा से, फनीदार ईंट कुएं निर्माण में काम आती थी, और वक्राकार ईंट के साक्ष्य चंदूदड़ों से मिलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये नोट्स है, इनकी जो भाषा शैली है और इसके अंदर जो फैक्ट दिए गए हैं, जो तथ्य दिए गए हैं, वो आपको बढ़िया अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आपको PDF डाउनलोड करने के, टेलीग्राम के सब लिंक दिए हुए, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके उनको ज्वाइन कीजिए और वहां से आप PDF प्राप्त कीजिए। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं की पॉइंट। देखो की पॉइंट में सबसे पहला है कि कपास उगाने के सर्वप्रथम जो श्रेय है, कपास उगाने का सर्वप्रथम श्रेय यूनानियों को जाता है, और यूनानियों ने इसे सिंडन नाम दिया। क्या नाम दिया है? सिंडन। तो कपास और सिंडन एक ही है, कपास को ही क्या कहा जाता है? सिंडन कहा जाता है। कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य बात करें तो आपको हरियाणा से प्राप्त होते हैं। कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य जो है वो आपको हरियाणा से प्राप्त होते हैं, याद रखना। सर्वप्रथम ज्वारीय बंदरगाह का निर्माण लोथल के वास्तुकारों के द्वारा किया गया। ध्यान रखना, सर्वप्रथम ज्वारीय बंदरगाह जो है वो लोथल से बनाया गया था। हाथी के साक्ष्य की बात करें तो रोजदी गुजरात से प्राप्त होते हैं। ये की पॉइंट है, तो आप इसमें आप 1-2 बार देखेंगे ना तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो हाथी के साक्ष्य बात करें तो रोजदी गुजरात से। कुनाल हरियाणा से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त होते हैं, यानी कुनाल जो हरियाणा की सभ्यता है वहां से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही किया गया, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कुनाल से मिलने वाले मृद भांड 6 से 7 हजार ईसा पूर्व वर्ष के माने जाते हैं। यदि ऐसा प्रमाणित हो जाता है तो सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाएगी। ये जो कुनाल हरियाणा है, यहाँ से कुछ नए मृद भांड भी अपने को मिले। अगर उनका ये टाइमिंग पता चल जाता है तो सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता बन जाएगी। तो ये अपने लिए काफी गौरव वाली बात है। हाल ही में 2016-17 से हरियाणा भराना से भी स्वर्ण के आभूषण प्राप्त हुए हैं। आग में पकी हुई मृण मूर्तियों को टेराकोटा कहा जाता है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो कोल्डी हवा से प्राप्त होते हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य की बात करें तो लोथल से गुजरात से प्राप्त होते हैं, और जले हुए चावल की बात करें तो कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। देखो ये की पॉइंट के अंदर कुछ चीजें हैं जो पर्टिकुलर स्थान के अंदर नहीं दे करके अपने को याद रखनी होती है। तो देखो चावल के प्रथम साक्ष्य तो लोथल और गुजरात। प्रथम का मतलब हेंगुपेला, यानी सबसे पहले चावल अपने को कहाँ पे मिले, ये तो हो गए प्रथम साक्ष्य। ठीक है। और चावल के प्राचीनतम साक्ष्य यानी सबसे पुराने चावल के अगर साक्ष्य की बात करें तो कोल्डी हवा से, और जले हुए चावल के साक्ष्य की बात करें तो कालीबंगा। मेरे को लगता है कोई अम्मी चावल बना रहा था, कोई भूकंप आ गया, वो भगोले में छोड़ के ही भाग गए होंगे, तो चावल वो पीछे ही रह गए, इसलिए वो जल गए। मानव के साथ कुत्ते के समाधान के प्राचीनतम साक्ष्य बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से अपने को प्राप्त होते हैं। तो मानव के साथ कुत्ता भी दफनाया जाता था, और बुर्ज होम के अंदर लोग गर्तावास में रहते थे, यानी गड्ढा बना करके। और मानव के साथ कुत्ते के समाधान के प्रथम साक्ष्यों की बात करें तो रोपड़ और पंजाब से। तो कुत्ते में भी आपको 2 याद रखना है। मानव के साथ कुत्ते के समाधान के प्राचीनतम साक्ष्य हेंगू प्राचीन, यानी सबसे पुराने साक्ष्य बुर्ज होम जम्मू कश्मीर। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के सर्वप्रथम साक्ष्य अपने को कहाँ से मिलते हैं? ये प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो रोपड़ पंजाब से मिलते हैं। प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से। भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका मध्य प्रदेश से। भारतीय चित्रकला के प्रथम साक्ष्य तो मोहनजोदड़ो की जो पशुपति की मोहर है वहां से प्राप्त होते हैं। आदि मानव की
आदि मानव की सर्वप्रथम उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका से। आदि मानव की सर्वप्रथम उत्पत्ति आदि मानव की सर्वप्रथम उत्पत्ति दक्षिणी अफ्रीका से होती है। भारत में आदि मानव के साथ जो साक्ष्य होते हैं वो शिवालिक की पहाड़ियों से होते हैं, जिसका नाम रामाफिटेकस है। तो ये अपन ने जो उत्पत्ति वाला सिद्धांत देखा था, यानी मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसमें अपन ने इनको अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी प्ले लिस्ट में जाकर इंडियन हिस्ट्री की जो प्ले लिस्ट है उसको क्लिक करके मानव उत्पत्ति का जो वीडियो है वो आप आराम से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के नवीनतम स्थल कौन कौन से खोजे गए हैं, तो करीमशाही गुजरात है, वेंगीकोट थार के मरुस्थल से हैं, और कोरडाना गुजरात है, कोट दीजी वादली गुजरात है जहां से डेयरी के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं, और हाल ही में प्रधानमंत्री के आदेश पर लोथल में मैरीटाइम म्यूजियम सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इतने हो गए। अब आप देखेंगे, आप और हम मिलकर के देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अब देखो, अपने सिंधु घाटी का समाज, आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ये सारे प्रकार देख लिए, लेकिन अब अपन देखेंगे स्थल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल कौन से हैं। क्या चीज? प्रमुख स्थल कौन से हैं। ठीक है ना, प्रमुख स्थलों की बात करेंगे तो प्रमुख स्थलों में सबसे पहला जो है वो है आपका हड़प्पा संस्कृति। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला जो है वो है हड़प्पा संस्कृति। देखो, हड़प्पा संस्कृति की खोज, अब इसमें जितने भी क्षेत्र है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, ये जितने ही अपने स्थल है उनकी एक एक बातचीत करेंगे, और उनके अंदर से कौन कौन सी अपने को चीजें प्राप्त हुई है उन सब की बात करने वाले। तो सबसे पहला है हड़प्पा संस्कृति। इसकी खोज 1921 दयाराम साहनी के द्वारा, एक एक पॉइंट बढ़िया आराम से, यानी ये जो हड़प्पा संस्कृति है इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कहां पे है? पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है, और रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तीनों फैक्ट आराम से क्लियर। पहला, खोज दयाराम साहनी 1921, पंजाब प्रांत पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है, और रावी नदी, जो रावी नदी है उस रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, इतना काम क्लियर हो गया। इसके बाद में देखना है इसके उपनाम। इसके उपनाम की बात करें तो इसको बोला जाता है तोरण द्वार, इसको ही बोला जाता है सिंधु घाटी का प्रवेश द्वार, और इसको ही बोला जाता है अर्ध औद्योगिक नगर। इसमें मैंने एक चित्र ऐड किया है तो आप इस चित्र को देख सकते हैं। यह है आपका हड़प्पा नगर, कहां से इस तरीके के साक्ष्य मिले। बाकी आप नेट पे सर्च करके देख लेना अपने अपने स्तर के ऊपर कि भाई कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई है, उसका चित्र देखें तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। या फिर लास्ट में एक ऐसी चीज देखेंगे जिसके अंदर अपने को पता चल जाएगा कि कौन सी या फिर मैं ऐसे कोशिश करूंगा कि सारे पिक्चर की एक अलग से वीडियो ले आऊंगा जिसमें अपन देख लेंगे कि कौन कौन सी चीजें थी। ठीक है, तो देखो, तोरण द्वार सिंधु घाटी सभ्यता का प्रवेश द्वार, अर्ध औद्योगिक नगर, हड़प्पा संस्कृति के उपनाम है, ये भी क्लियर। उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन हुआ है 2 बार, एक तो 1926 में होता है, एक 1946 में। 1926 के अंदर माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया जाता है, और 1946 के अंदर बात करें तो मार्टिन हिलर के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है, और मार्टिन हिलर ने इसे माउंट एबी नाम भी दिया है। यहां तक क्लियर। अब ये जो हड़प्पा है, इस हड़प्पा से 2 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए, यानी हड़प्पा से जो नगर मिले वो 2 प्रकार के नगर मिले। ठीक है, एक तो मिला है पूर्वी टीला, एक मिला है पश्चिमी टीला, एक जो मिला है उसका नाम है पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले को कहा जाता है नगर, और पश्चिमी जो टीला है उसको कहा जाता है दुर्ग। इतनी बातें ध्यान रखनी। और ये जो पूर्वी टीला है, इस पूर्वी टीले में रहती है आम जनता, और दुर्ग टीला है इसमें रहते हैं प्रशासनिक वर्ग के लोग, यानी जो राजा महाराजा जो थे ना वो इसमें रहते हैं। समझ में आई कि पूर्वी टीला नगर टीले के नाम से जाना जाता है जिसमें आम जनता निवास करती है, पश्चिमी टीला जिसको दुर्ग टीले के नाम से जाना जाता है जिसके अंदर प्रशासनिक वर्ग निवास करता है। अब एक एक करके देखते हैं कि दुर्ग टीले से अपने को क्या प्राप्त होते हैं। तो देखो, दुर्ग टीले से 12 अन्नागार प्राप्त हुए 6 से की पंक्ति के अंदर, इस तरीके से।
1 2 3 4 5 6 ऐसे, यानी अन्न रखने के लिए अन्नागार प्राप्त हुए। और दुर्ग टीले से अपने को गेहूं और जौ के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। मजदूर बैरक प्राप्त होता है, श्रमिक आवास प्राप्त होता है, प्रशासनिक भवन के साक्ष्य भी मिलते हैं, और मार्टिन ने इसे माउंट एबी भी नाम दिया था। तो ध्यान रखना, दुर्ग टीले से 12 अन्नागार, गेहूं और जौ के प्रथम साक्ष्य, मजदूर बैरक मतलब मजदूरों के रहने के लिए अलग, और श्रमिक आवास या फिर प्रशासनिक भवन के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। और मार्टिन ने इसे माउंट एबी नाम दिया था। ध्यान रखना दुर्ग टीले के साक्ष्य को। ठीक है, आगे बात करेंगे नगर टीले के साक्ष्य, जिसको अपन पूर्वी टीला कहते हैं। तो नगर टीले से नाव के साक्ष्य मिलते हैं, मकान के दरवाजे आमने सामने खुलते हैं। अब देखो, यहां से आपको हर एक चीज याद रखनी पड़ेगी, हर एक चीज को माइंड में रखना पड़ेगा। आपको एबेसद के प्रश्नों के अंदर किसी एक तथ्य को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर निम्नलिखित वाला जो प्रश्न है वो ज्यादा बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसके लिए आपको हर एक चीज आराम से और अच्छी तरीके से देख करके याद करनी पड़ेगी। अब मकान के दरवाजे हैं जो आमने सामने नहीं खुलते। ठीक है, नगर टीले के दक्षिण भाग से अपने को एक कब्रिस्तान मिलता है, वहां से R37 और HR से हड़प्पा लिपि के साक्ष्य भी मिलते हैं। यानी कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम है R37 और HR, जहां से अपने को हड़प्पा की लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा की एक कब्र से महिला के साथ शिशु का शव मिला है। हड़प्पा में एक कब्र ऐसी भी मिली है जिसमें महिला का जो शव है उसके साथ में उसका शिशु यानी उसके बच्चे का भी शव मिला है, और इससे ये प्रमाण मिलता है कि उसकी मृत्यु संभवतः प्रसव के दौरान हुई होगी, यानी जब बेबी हो रहा था उस समय उसकी शायद मृत्यु हुई होगी। हड़प्पा की एक कब्र से मानव के साथ बकरे के साक्ष्य भी मिलते हैं, यानी हड़प्पा की एक कब्र ऐसी है जहां से अपने को मानव के साथ में बकरा भी दफनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग टीले व नगर टीले के मध्य ईंटों से बना एक चबूतरा भी प्राप्त होता है, जैसे कि ऊपर साइड चित्र में अपन ने देखा था। इस तरीके से सामान्य भूमि से ऊपर उठा हुआ क्षेत्र जो होता है उसको चबूतरा भी कहा जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से ये चबूतरे के भी साक्ष्य अपने को मिलते हैं। ठीक है, दुर्ग टीले से प्राप्त हड़प्पा के अन्नागार संपूर्ण सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत है। याद रखना, दुर्ग टीला जो है वहां से अपने को हड़प्पा का अन्नागार मिला है। ठीक है ना, अन्नागार का मतलब है अन्न रखने की इमारत। अन्नागार मिला है जो संपूर्ण सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत है। तो पहली बड़ी इमारत कौन सी है? देखो, पहली बड़ी जो इमारत है वो है आपका लोथल का गोदीवाड़ा, यानी लोथल जो अपने गुजरात के अंदर है उसका गोदीवाड़ा जो है वो सबसे पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर बात करें तो दूसरे स्थान पर सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो ये जो अन्नागार है, ठीक है ना, ये जो अन्नागार है ये अन्नागार सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी इमारत है। तो अन्नागार हड़प्पा से प्राप्त होते हैं, और गोदीवाड़ा से आपका ये जो लोथल का गोदीवाड़ा है यानी बंदरगाह है ये पहली सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, अन्नागार से गेहूं और जौ के दाने के प्रथम साक्ष्य भी अपने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो अन्नागार प्राप्त हुआ है इस अन्नागार के अंदर से गेहूं और जौ के दाने के प्रथम साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, और उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य बनावली हरियाणा से प्राप्त होते हैं। तो मैंने कुछ चीजें इसमें इस तरीके से ऐड की है कि अपन उसको बढ़िया अच्छी तरीके से लिंक करके पढ़ सकें। जैसे कि यहाँ पे गेहूं और जौ के दाने के साक्ष्य की बात आई है तो प्रथम साक्ष्य तो हड़प्पा से मिलते हैं, लेकिन उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य जो है वो अपने को बनावली हरियाणा से मिले हैं, क्योंकि यहाँ जो दाने मिले वो थोड़े भुरभुरे टाइप के हैं। ठीक है ना, यानी इनकी जो ऊपर की खोल वगैरह टूटी हुई है दानों की, तो इतना अच्छा आइडिया नहीं लगाया जा सकता। लेकिन बनावली हरियाणा से जो जौ के साक्ष्य मिले हैं वो बढ़िया अच्छी किस्म के मिले हैं। नगर की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड प्रणाली या गिल्ड पैटर्न प्रणाली के नाम से भी जाना जाता था। सड़कें मिट्टी से निर्मित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता नगर नियोजन व सड़क अथवा नाली व्यवस्था थी। तो ये तो हो गई छोटी मोटी बात है। इसके अलावा कुछ अन्य अवशेष जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वन बाय वन अपन एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ से एक पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। इक्का गाड़ी मतलब एक बैल टाइप होगा, आप नेट पे सर्च करना पीतल की इक्का गाड़ी। तो उसमें इस तरीके से दो पहिए लगे हुए हैं और इस तरीके से अपने को देखने को मिलती है। यहाँ इस तरीके से हत्था लगा हुआ है और यहाँ इस थोड़ा सा ये आगे निकला हुआ है। तो पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। एक चित्र मिला है, मृण मूर्ति मिली है, जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मृण मूर्ति दी है। यानी एक इस तरीके का अपने को मृण मूर्ति मिली है, इस तरीके की मृण मूर्ति मिली है जिसके अंदर एक पौधे से
जिसके अंदर क्या दिखाया गया है, एक पौधे से या एक जो स्त्री है उसका जो गर्भ है यानी जो नाभि है, उस नाभि से एक पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। और हड़प्पा वासियों ने इसे पृथ्वी देवी या फिर उर्वरा देवी के नाम से भी जाना गया है, या फिर इसको मार्शल लॉ ने इसको पृथ्वी देवी कहा है। तो ये जो मृण मूर्ति है गर्भ से निकलता हुआ पौधे वाली, तो इसको हड़प्पा वासियों ने उर्वरा देवी कहा है। और जो मार्शल जो है, जॉन मार्शल ने जो है इसको पृथ्वी देवी के नाम से भी कहा है। पृथ्वी देवी का मतलब है भूमि देवी, है ना। रखलदास बनर्जी ने इसे शाकंभरी माता कहा है। ध्यान रखना, रखलदास बनर्जी जो है इनको शाकंभरी माता कहते हैं। 2 पाषाण मूर्तियां प्राप्त, एक लाल रंग की मानव मूर्ति और एक काले रंग की नर्तकी की मूर्ति। तो 2 पाषाण मूर्तियां भी अपने को यहाँ से मिलती है, जिसके अंदर एक तो लाल रंग की मानव मूर्ति है और दूसरी काले रंग की जो कांसे से निर्मित जो है वो नर्तकी की मूर्ति है। कांसी की नृत्यरत नारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। ध्यान रखना, कांसी की नृत्यरत नारी की मूर्ति भी अपने को मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, जो मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थल है जो आगे देखेंगे अपन। और प्रसादन मंजूषा यानी श्रृंगार पेटी जिसमें वो मेकअप वगैरह रखते हैं ना, वो भी मिली है। एक कांसे का दर्पण भी यहाँ से मिला है। और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहर है, यानी यहाँ ये मोहर प्राप्त हुई है और इसके ऊपर सबसे अधिक लिखे हुए हैं इस तरीके से टूटा टी 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 टूटा। ठीक है, इस तरीके की जो जानकारी लिखी हुई है वो सर्वाधिक मोहरें जो है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। लेकिन सर्वाधिक मोहरों की संख्या अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो से हुई है। फैक्ट है, आपको समझ में आना जरूरी है। मारवाड़ी भाषा में कहूं तो ऐसी मोहरें जिनके ऊपर यानी एड़ी मोहर जिनके ऊपर सबसे ज्यादा लिखा हुआ है, कुछ भी सामग्री लिखी हुई है, तो एड़ी मोहर है तो अपने को सबसे ज्यादा है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। लेकिन हेंगुहल्ली यानी सबसे ज्यादा सबसे अधिक मोहरें जो प्राप्त होती है वो होती है मोहनजोदड़ो। संख्या में सबसे अधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से, और ऐसी मोहरें जिनके ऊपर सबसे ज्यादा अभिलेख लिखे हुए ऐसी मोहरें हड़प्पा से। तो ये दोनों फैक्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। मोहरों के 3 प्रकार थे, एक तो आयताकार थी, एक वर्गाकार थी और एक वर्ताकार थी। मोहर का प्रयोग सुरक्षा टोकन या फिर ताबीज के लिए भी इसका उपयोग होता था, क्योंकि व्यापार के लिए तो वो वस्तु विनिमय पद्धति का उपयोग करते थे। जैसे कि आपने मूवी देखी होगी वो मोहनजोदाड़ो करके, अगर नहीं देखी है तो एक बार आप देख लेना ताकि आपको चीजें थोड़ी समझ में आ जाएगी। ठीक है, जिसमें से सर्वाधिक मोहरें वर्गाकार आकार की हैं। बिना धड़ वाले पुरुष की लाल पत्थर की मूर्ति भी मिलती है। स्वास्तिक का चिन्ह भी मिलता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ के लोग सूर्य की उपासना करते होंगे। हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर जिस पर 7 व्यक्तियों का क्रमबद्ध खड़े चित्रण है, जो पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हुए एक सींग वाले पशु को देख रहे हैं। सूत काटने का सरका भी मिलता है, लकड़ी का ताबूत मिलता है और एक तांबे की कटार भी मिलती है। तो अन्य स्रोतों के अंदर देखें तो इतनी सारी जानकारी अपने को देखने को मिली। आप एक बार और इसको देखेंगे, पीडीएफ में देख करके याद करेंगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें बैठ जाएगी। और मोहर की जो बात करें तो इस मोहर के ऊपर एक श्रृंगी बैल का अंकन मिलता था, पीपल के वृक्ष का अंकन है, ठीक है, एक श्रृंगी हिरण का भी अंकन मिलता है, कुबड़दार बैल का अंकन मिलता है, पशुपति की मोहर भी मिलती है, व्याघ्र इसके भी चित्र अपने को देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी हड़प्पा सभ्यता जो है वो पूरी होती है। आगे अपन देखेंगे मोहनजोदाड़ो। ठीक है, एक एक करके आराम से पढ़ेंगे। पानी पीते हुए पढ़ेंगे। ओके, अब है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला या फिर मुर्दों का टीला। इसे सिंध का नकली स्थान कहा जाता है, या फिर रेगिस्तान के बाग की संज्ञा दी जाती है, या फिर इसको स्तूपों का शहर भी कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट, शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला या फिर मुर्दों का टीला, आई एम हटीला। ठीक है, सिंधु नदी का इसको नकली स्थान कहते हैं, रेगिस्तान का इसको बाग कहते हैं, और स्तूपों का शहर भी इसको कहा जाता है। स्तूपों का शहर भी इसको कहा जाता है। सिंध प्रांत, दायां तट, पाकिस्तान, लरकाना जिला, सिंधु नदी। ठीक है, ये जो मोहनजोदड़ो है वो सिंध प्रांत, कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत का दायां तट, पाकिस्तान देश, लरकाना जिला, सिंधु नदी के ऊपर मोहनजोदड़ो स्थित है। खोज की बात करें तो 1922 रखलदास बनर्जी, वहां पे कौन थे? 1921। कौन सी डेट थी? 1921।
यहाँ पे कौन सी डेट है, यहाँ पे आपकी 1921 दयाराम साहनी, वहां पे आपको याद रखना है 1922 राखिलदास बनर्जी। कौन से बनर्जी, राखलदास बनर्जी। इस नगर के 7 क्रमिक स्तर है, यानी ये 7 बार उजड़ा और बना वापस, और ऐसे भी कहा जाता है कि 8 बार उजड़ा और 9 बार वापस बना, तो ये इसके 7 क्रमिक स्तर है। मोहनजोदड़ो का उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किया, और जहां इसे 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता भी बताया है। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा नगर है, 205 हेक्टर यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल की बात करें तो स्नानागार है। हड़प्पा की सबसे बड़े स्थल की बात करें तो हड़प्पा से जो सबसे बड़ा स्थल है वो है अन्नागार। ध्यान रखना, एक एक पॉइंट तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा आपको। जब आप तुलनात्मक अध्ययन करना सीख जाओगे तो आपको लगेगा कि हम बिल्कुल सही तरीके से चीजें पढ़ रहे हैं। कंपटीशन का जमाना है, भरे पड़े लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे साथी है जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तीर वही मारेगा, जीतेगा वही जिसने बढ़िया अच्छी तरीके से चीजों को याद किया, क्योंकि चीजें बिल्कुल क्रमानुसार और तटस्थ होनी याद जरूरी है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल जो है वो स्नानागार है, और हड़प्पा का जो सबसे बड़ा स्थल जो है या फिर जो बड़ी जो वस्तु है वो है आपका अन्नागार। इसकी लंबाई की बात करें तो 39 फीट लंबाई है, चौड़ाई की बात करें तो 23 फीट है, और गहराई की बात करें तो 8 फीट। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। इसे मार्शल लॉ ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, या फिर इसको ग्रेट बात क्या है, या फिर विराट वस्तु की संज्ञा दी है। तो मार्शल जो जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल ने क्या कहा है कि जॉन मार्शल ने कहा है कि ये आश्चर्यजनक निर्माण है, इसको ग्रेट बात, विराट वस्तु की संज्ञा दी है। कपड़े बदलने के लिए अलग कक्ष होता था। ये जो स्नानागार था इसके पास में छोटे छोटे अलग से कक्ष बने हुए थे जिसमें लोग जाकर के कपड़े बदल सकते थे। स्नानागार के पास कुछ अलग से कक्ष बने हुए थे जिसे अर्नेस्ट मेके ने पुरोहितों का आवास बताया। अर्नेस्ट मेके जो है ये कहता है कि ये जो पास में छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं इसका मतलब यहाँ पुरोहित रहते थे और यहाँ पे कोई यज्ञ वज्ञ का आयोजन किया करते थे। स्नानागार से जल के रिसाव को रोकने हेतु जिप्सम और चारकोल की परत का प्रयोग किया गया। ध्यान रखना ये भी, यानी पानी बाहर रिसाव नहीं करे इसलिए इसके अंदर जिप्सम और चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी। और वाटर प्रूफिंग का ये प्रथम साक्ष्य है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे प्रथम साक्ष्य, वाटर प्रूफिंग का सबसे प्रथम साक्ष्य की बात करें तो आपका ये मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार है। मोहनजोदाड़ो से 700 से अधिक कुओं के साक्ष्य मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो के प्रत्येक तीसरे घर के सामने एक कुआं होता था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो अन्नागार भी है और स्नानागार भी है। स्नानागार, ठीक है ना, स्नानागार भी सबसे बड़ी इमारत के अंतर्गत आता है। कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति भी यहां से प्राप्त होती है, जिसका दाहिना हाथ कमर पर रखा हुआ है और उसने दो चूड़ियां पहनी हुई है, और इसके बाएं हाथ में एक पात्र है तथा उसकी बाजू तक चूड़ियां पहनी हुई है और गले में एक विशेष प्रकार का हार है। तो एक नृत्य मूर्ति कांसे की यहां से भी मिलती है जिसके दाहिना हाथ जो है वो कमर पर रखा हुआ है। मैं चित्र डालना भूल गया, बाकी इसका चित्र आपको जरूर दिखा था, आप ये देखना, नेट पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसने दो चूड़ियां पहन रखी है, इसके बाएं हाथ पर एक पात्र, बाएं हाथ में एक पात्र लिया हुआ है और उसने बाजू तक चूड़ियां पहन रखी है और गले में एक विशेष प्रकार का आभूषण यानी हार पहना हुआ है। ऐसी विशेषता कौन से सभ्यता स्थल से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो। इस कांसे की प्रतिमा का निर्माण द्रवी मोम विधि के द्वारा किया गया, जिसको लुप्त मोम विधि भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो से दाढ़ी युक्त पुरोहित यानी योगी की मूर्ति मिली है जिसकी लंबाई 19 सेंटीमीटर, और इस प्रतिमा में योगी की आंख नाक की ओर देख रही है, जिसे सांभवी मुद्रा कहा जाता है। या भैया, यानी मोहनजोदड़ो से एक दाढ़ी वाले पुरोहित यानी योगी की मूर्ति मिली है जिसकी लंबाई 19 सेंटीमीटर है, और इस प्रतिमा में योगी की आंख नाक की ओर देख रही है, जिसे सांभवी मतलब मुद्रा कहा जाता है। आरपी चड्डा ने योगी, जबकि एएल बासम की पुस्तक के अंदर जो इन्होंने पुस्तक लिखी है इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है ना, इसके अंदर इसको मंगोलियन पुजारी कहा है। तो ये आरपी जो चड्डा है ये तो कहते हैं भाई साहब ये कोई योगी है। एएल बासम जो है ये अपनी इनकी पुस्तक है इनक्रेडिबल इंडिया, इसके अंदर ये कहते हैं कि ये मंगोलियन पुजारी है। ठीक है, अर्नेस्ट मेके ने भी इसको पुरोहित की संज्ञा दी है। अर्नेस्ट मेके ने कहा है कि ये कोई पुरोहित होगा।
मोहनजोदड़ो से एक अन्य दाढ़ी मूस युक्त दाएं कंधे पर शॉल डाले हुए व्यक्ति की मूर्ति मिली है, जिसे पुरोहित राजा माना गया है। 3 मुख के अंकन वाले देवता की मोहर भी प्राप्त हुई है, यानी एक ऐसे देवता की मोहर प्राप्त हुई है जिनके 3 मुख है और वो ध्यान में लीन है। और हाल ही में इस मोहर के समीकरण पे लोगों ने ये तथ्य दिया है कि ये कोई तांत्रिक होगा। इसका मतलब है भाई वहां पे कोई तंत्र विद्या भी होती होगी। प्राचीन शिव के साक्ष्य आपको यहीं से ही मिले हैं। भारत के प्राचीनतम चित्रकला के उदाहरण भी आपको यहीं से ही मिले हैं। और भारत में चित्रकला के प्रथम साक्ष्य के उदाहरण की बात करें तो आपका मोहनजोदाड़ो है। और भारत के प्राचीनतम चित्रकला की बात करें, यानी सबसे प्राचीनतम चित्रकला की बात करें तो भीमबेटका एमपी से प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके के इसमें कुछ तथ्य हैं। अन्य तथ्यों की बात करें तो थोड़े बहुत इसके अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। महाविद्यालय भवन के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। मंगोलियन पुजारी का सिर मिलता है। सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं। हाथी की कपाल खंड के साक्ष्य मिलते हैं। जले हुए तांबे के ढेर मिलते हैं। कुबड़दार बैल का खिलौना मिलता है। घोड़े का दांत मिलता है। बकरे के पीछे चाकू लिए भागते हुए व्यक्ति का चित्र है। बेलनाकार मोहरे हैं। तांबा गलाने की भट्टी है। कुमार की बस्ती है। गीली मिट्टी का कपड़ा भी मिला है। KUR कैनेडियन ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त कंकालों से मलेरिया रोग के भी साक्ष्य बताए हैं, यानी इस सभ्यता का विनाश मलेरिया रोग से हुआ है। या फिर इस तरीके से देख सकते हैं कि मलेरिया रोग के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिलते। स्टुअर्ट पिगट, ये गलत, कब्रिस्तान के साक्ष्य मिलते हैं। स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो, यहाँ भी लिख देना, स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो हड़प्पा को किसी विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा, स्टुअर्ट पिगट जो है इन्होंने कहा है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा को, इन दोनों को विशाल साम्राज्य की राजधानी, जुड़वा राजधानी माना है। चांदी के बर्तन, 20 स्तंभों का भवन भी मिला है। सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पे निवास करती थी। मोहनजोदड़ो के दुर्ग किले पर कुषाण शासक कनिष्क ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था, इसलिए इसको स्तूप टीला भी कहा जाता है। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने मोहनजोदड़ो के ऊपर 10 रुपए का नोट भी जारी किया है। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय मोहनजोदड़ो में एक हार मिला था। उस हार को लेकर के विवाद हो गया था कि ये हार हम रखें या आपको दें, तो इस हार को बाद में आधा आधा कर लिया गया था। ठीक है। स्वास्तिक के चिन्ह के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और DD कोसांबी ने मोहनजोदड़ो के स्नानागार की तुलना जो है वो पुष्कर के कमल ताल से की है। उम्मीद करता हूँ इस तरीके के नोट्स आपको यूट्यूब पे तो शायद ही मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें जो है उनको तुलनात्मक अध्ययन के साथ में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो इसलिए आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से देखें, बार बार देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें ध्यान ये रखना है कि DD कोसांबी ने जो मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार मिला है, इसकी तुलना किससे की है, पुष्कर के कमल ताल से की है। ठीक है। अब आगे देखते हैं चनूदड़ो। एक एक स्थल को आराम से देखेंगे। चनूदड़ो का जो अर्थ देखो, चनूदड़ो जो है कहां से मिलता है, तो चनूदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दूर सिंधु नदी के तट पर स्थित है। खोज NG मजूमदार ने की थी 1931 में। नानकी गोपाल मजूमदार, NG का मतलब क्या है, नानकी गोपाल मजूमदार। उत्खनन की बात करें तो 1935 के अंदर अर्नेस्ट मेके ने किया था। ये चनूदड़ो एक औद्योगिक नगर है। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं और ये एक प्रकार का प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है। लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं, जो रंजन कसला का, काजल के भी साक्ष्य मिलते हैं। हाथी के खिलौने के साक्ष्य मिलते हैं। शाही व दवात के साक्ष्य मिलते हैं। पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले। गीली ईंटों पर, ये जो गीला फर्श था उसके ऊपर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भाई 4 पैर बिल्ली के होते हैं, 4 पैर कुत्ते के भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। चनूदड़ो से दुर्ग किले के साक्ष्य नहीं मिलते। ध्यान रखना, ये जो चनूदड़ो है, इस चनूदड़ो से दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते। झूकर व जाकर संस्कृति के साक्ष्य मिले। ग्रामीण व नगरीय संस्कृति का मिश्रण झूकर व जाकर संस्कृति कहलाती है। तो ध्यान रखना, झूकर व जाकर संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो चनूदड़ो से मिलते हैं। पत्थर के बटखड़े भी मिलते हैं। चनूदड़ो से रक्षा प्राचीर के साक्ष्य नहीं मिलते, यानी जो 4 दीवारी है उसके साक्ष्य नहीं मिलते। वक्राकार ईंटें यहाँ से प्राप्त होती है और मातृ देवी की मृण मूर्ति भी अपने को यहाँ से प्राप्त होती है। ये कुछ प्रमुख इसके मतलब स्थानों में जो प्राप्त हुई वस्तुओं के नाम है। ठीक है, तो आप इनको याद रख सकते हैं। आगे बात करें सुतकगेडोर। ठीक है, सुतकगेडोर की बात करें तो खोज 1927 के अंदर ऑरेल स्टाइल ने की थी। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और नदी की बात करें तो दस्त नदी। उत्खनन 1962 लॉर्ड्स डेल।
इस नगर का निर्माण सिंधु सभ्यता व मेसोपोटामिया के मध्य होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। इसका दुर्ग टीला एक प्राचीनतम चट्टान पर बना हुआ है, ठीक है, और सिंधु सभ्यता का व्यापारिक चौराया कहा जाता है। ध्यान रखना, किस सभ्यता स्थल को सिंधु सभ्यता का व्यापारिक चौराया कहा जाता है। R.L. रायसन ने इसे सैन्य चौकी की संज्ञा दी है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थान है वो आपका सुतकागे डोर है। बंदरगाह के अवशेष मिलते हैं, तांबे की ब्लेड मिलती है और मिट्टी की चूड़ियां मिलती हैं। तो इस तरीके के जो विशेषताएं हैं जो आपके सुतकागे डोर से प्राप्त होती है। आगे बात करें कोट दीजी सभ्यता। कोट दीजी सभ्यता प्राचीन सिंधु सभ्यता का स्थल है जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है। वर्ष 1955 में फैजल अहमद खान ने इसकी खोज की थी। पत्थर के बाण मिले हैं, वृषभ की मृण मूर्ति मिली है, मृद भांडों पर एक सींग वाले बैल के चित्र है, किलेबंदी बस्ती के अवशेष हैं और पतन 2 अग्निकांडों से हुआ है। यानी कोट दीजी से ऐसा साक्ष्य मिलता है कि कोई 2 अग्निकांड यानी अचानक कोई बम बाण टिके मत बसीड़ देल ढीड़ और कोट दीजी सभ्यता पूरी समाप्त। तो अग्निकांडों से पतन के साक्ष्य क्या जो अवशेष है वो कोट दीजी सभ्यता से मिलते हैं। उसके बाद गंवेरी वाला सभ्यता की बात करें तो बहावलपुर पाकिस्तान में है, आकरा नदी के किनारे स्थित है। 1975 में हेनरी फील्ड के द्वारा इसकी खोज की गई थी और मोहम्मद रफीक मुगल ने 1970 के दशक में इसका सर्वेक्षण किया था। सौरतगुई सभ्यता की बात करें तो अफगानिस्तान के बदख्शान प्रांत में कोक्सा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। नहर के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और हड़प्पा सभ्यता के मध्य व्यापारिक बस्ती ये जो थी, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि नहर के प्राचीनतम साक्ष्यों की बात करें तो ये आपके सौरतगुई से प्राप्त होते हैं। मुंडी कौंग सभ्यता की बात करें तो अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। कुश्क ए नखुद नदी किनारे स्थित है और 1950 के दशक में फ्रांसीसी विद्वान जीन मैरी कैसल ने इसकी खोज की थी। तो ये इसके प्रमुख 3 फैक्ट हो गए, ठीक है। आगे बात करें लोथल की। लोथल गुजरात स्थित भोगवा नदी के किनारे खंभात खाड़ी के पास में स्थित है। लोथल जो है वो गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है और खंभात जो खाड़ी है उसके पास में स्थित है। तो इतनी देर जो अपन ऊपर स्थल देख रहे थे वो सारे के सारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के थे, लेकिन अभी जो अपन स्थल देख रहे हैं वो है लोथल। किसके हैं? लोथल के नहीं, भारत के। लोथल भारत के अंदर ही तो आता है भारत। तो अभी जितने भी स्थान अपन देखेंगे वो सारे के सारे भारत के होंगे। तो लोथल गुजरात स्थित भोगवा नदी के किनारे खंभात खाड़ी के पास में। खोज रंगनाथ राव ने 1954 के अंदर। उत्खनन वापस रंगनाथ राव ने किया था 1957 के अंदर। चावल के प्रथम साक्ष्य, बाजरे के प्रथम साक्ष्य और चक्की के 2 पार्ट के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। लोथल भी एक औद्योगिक नगर था, प्राकृतिक बंदरगाह था। पाट, माप, तोल, हाथी दांत का पैमाने के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। मन के बनाने का कारखाना यहाँ पे था। तो ध्यान रखना, चनूदड़ो और लोथल चनूदड़ो और लोथल 2 ऐसे स्थल हैं जहां से मन के बनाने के कारखाने अपने को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ एक और स्थल याद रख लेना, चनूदड़ो। हालांकि अपने आगे पहले बात कर ली है, चंदूड़ो हो गया ये तो, चनूदड़ो, ठीक है। बंदरगाह गोदीवाड़ा या डाकयार्ड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसकी बात करें तो 214 × 36 मीटर लंबा चौड़ा है। यहाँ से 4 नाव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और समुद्र की देवी सिकोत्री माता के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पश्चिमी एशिया तक व्यापार था। फारस की मोहरों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। खोपड़ी की सल्य सिकसा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कोवे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लोमड़ी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी पंचतंत्र में जो वर्णित लोमड़ी है उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। हवन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। घोड़े के चित्र यानी घोड़े की मृण मूर्ति के रूप में चित्र प्राप्त होते हैं। रस्सी के साक्ष्य मिलते हैं। लाल व काले मृदभांड भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। लोथल का गोदीवाड़ा संपूर्ण सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल था, जिसकी बात अपन कर चुके। और दूसरा कौन सा है भाई? दूसरा जो है वो है आपका अन्नागार। कौन सा अन्नागार? हड़प्पा का अन्नागार, ठीक है। लोथल के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खोलते थे, ये भी विशेषता है। घोड़े की हस्तियों के साक्ष्य सबसे पहले सुरकोटड़ा से प्राप्त हुए और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे। आटा पीसने की सक्की के प्रमाण जानते हैं। मनुष्य के साथ बकरे को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। नहर के प्रमाण मिलते हैं। तांबे के कुत्ते की मूर्ति मिलती है। मृद भांड पर एक चित्र जिसमें एक चिड़िया अपने मुंह में मछली पकड़े हुए पेड़ पर बैठी है और उस पेड़ के नीचे लोमड़ी खड़ी ऊपर देख रही है का चित्रण के साक्ष्य भी यहाँ से
मिलते हैं। तो इस तरीके से इतने सारे साक्ष्य जो है वो आपके इस लोथल से मिलते हैं। आगे धोलावीरा सभ्यता। धोलावीरा सफेद कुआं अर्थ होता है इसका शाब्दिक धोलावीरा का। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर है और जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी 1967-68 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में बात करें उत्खनन। उत्खनन की बात करें तो उत्खनन RS बिष्ट के द्वारा किया गया था 90-91 में। ये मनहर नदी के किनारे स्थित है। क्रिकेट खेल स्टेडियम प्राप्त हुआ था। नहर और बांध के साक्ष्य मिलते हैं। नहर के प्रमाणिक साक्ष्य की बात करें तो सोर्तगुई से मिलते हैं। जल संग्रहण टांके या हौद की जानकारी मिलती है यहाँ से। पत्थर को काटकर जलाशय के निर्माण किया गया जानकारी मिलती है। सूचना पट के साक्ष्य मिलते हैं। ध्यान रखना यहाँ से एक सूचना बोर्ड मिला है, ब्लैक बोर्ड की साक्ष्य मिले और लकड़ी के पट्टे के ऊपर टंगा हुआ और इसके ऊपर सबसे बड़े अक्षर लिखे हुए। नेवले की प्रतिमा मिली है, गिरगिट की प्रतिमा मिली है और राज्यसभा के साक्ष्य मिले हैं। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक प्राचीर यानी पत्थर के प्रवेश द्वार यहीं से प्राप्त होते हैं। सुनामी के संकेत भी यहां से मिलते हैं। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में जहां नगर 2 भागों में विभाजित था, वहीं धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां नगर 3 भागों में विभाजित था। कौन कौन से 3 भाग कौन कौन से हैं? दुर्ग टीला, मध्यम टीला जहां व्यापारी निवास करते थे, इसकी 4 प्रवेश द्वार है और तीसरा जो है वो है आपका नगर टीला। ठीक है, तीसरा जो है वो आपका नगर टीला है। ठीक है, तीसरा कौन सा है? तीसरा नगर टीला है। दुर्ग टीला, मध्यम टीला और नगर टीला। धोलावीरा 26 जनवरी 2001 तक गुजरात में स्थित एक सामान्य गांव था और स्थानीय भाषा में इसे कोटड़ा टिब्बा कहा जाता है। यह नगर हाल ही में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया 40वां स्थल था जो विश्व विरासत में शामिल हुआ था। धोलावीरा व राखी गढ़ी भारत में खोजे गए सबसे बड़े स्थल है। तो इस तरीके से ये पूरी जानकारी है जो आपके धोलावीरा सभ्यता से संबंधित है। शाब्दिक अर्थ सफेद कुआं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर है। खोज हो गई, उत्खनन हो गया, मनहर नदी हो गई। ठीक है, क्रिकेट का खेल स्टेडियम हो गया। यहाँ का सूचना पट एक महत्वपूर्ण विशेषता है जहाँ ये लकड़ी के पट्टे के ऊपर टंगा हुआ है और इसके ऊपर सबसे बड़े बड़े अक्षर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल गई। और दूसरी बात, यहाँ का जो नगर है वो 3 भागों में विभाजित था। ठीक है ना, दुर्ग टीला, नगर टीला और मध्यम टीला। ठीक है, आगे है सुरकोटड़ा सभ्यता। सुरकोटड़ा सभ्यता जो है वो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। खोज जगपति जोशी ने की थी। संपूर्ण सिंधु सभ्यता में सुरकोटड़ा ऐसा स्थान है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के पतन के साक्ष्य मिलते हैं। विनाश या पतन के साक्ष्य की बात करें तो सुरकोटड़ा से प्राप्त होते हैं। और एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, सबसे अधिक जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो गुजरात से ही प्राप्त हुए हैं। भारत के अंदर जो गुजरात जो है, इस गुजरात से सबसे ज्यादा स्थल प्राप्त होते हैं। सबसे अधिक स्थल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ सभ्यता यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके पतन के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। तराजू के 2 पलड़ों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। कलश स्वादान, जो कलश होता है, इस कलश के अंदर लोगों को यानी जो कलश होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उस कलश में डाल दिया जाता था। इस तरीके से कलश में डाल के उनको स्वादान किया जाता था। घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के साक्ष्य जो है वो लोथल से भी आपको मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करें रोपड़ सभ्यता। रोपड़ सभ्यता जो है वो पंजाब के अंदर सतलुज नदी के किनारे स्थित है। खोज की बात करें तो 1950 बीबी लाल के द्वारा की गई और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के समाधान के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। यज्ञदत्त शर्मा ने 1956 के अंदर इसका उत्खनन किया था। स्वतंत्र भारत में उत्खनित ये प्रथम क्षेत्र है और तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य अपने को यहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे है रंगपुर सभ्यता। काठियावाड़ गुजरात की सुखभादर नदी के किनारे स्थित है। 1953 रंगनाथ राव ने खोज की थी और माधव स्वरूप वत्स ने भी की थी। धान के भूसे के अवशेष, ये ध्यान रखना है, धान के भूसे के अवशेष रंगपुर सभ्यता मिलते हैं। कच्ची ईंटों का दुर्ग भी मिलता है। कलश स्वादान प्रणाली भी यहाँ से मिलती है। उसके बाद में बनावली। बनावली हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे है। घग्गर नदी जिसको रंगोई नदी कहा जाता है उसके किनारे स्थित है। खोज रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई 1974 के अंदर। ठीक है ना, खोज किसके द्वारा की गई? 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई। तिल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। इसे गरीबों की राजधानी भी कहा जाता है, यानी ये जो बनावली है, इस बनावली को गरीबों की राजधानी कहा जाता है। गरीबों की राजधानी, ध्यान रखना, गरीबों की राजधानी किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है? तो बनावली कहा जाता है। सरसों के ढेर मिले, सरसों के ढेर और धान के भूसे के अवशेष। धान के भूसे के अवशेष की बात करें तो रंगपुर सभ्यता है और बनावली की बात करें तो यहाँ पे सरसों के ढेर के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी के हल के साक्ष्य भी मिले हैं।
तांबे के बाण के साक्ष्य, मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य, मातृ देवी की मृण मूर्ति के साक्ष्य, लघु मोहरों के साक्ष्य, सिंधु जिस पर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का अंकन मिलता है, और सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां नाली व्यवस्था का अभाव पाया गया। तो ध्यान रखना, बनावली जो है, बनावली में किसी प्रकार की कोई नाली के अवशेष नहीं है। बनावली जो है यहाँ पे नाली के अवशेष नहीं है, नाली के अवशेष किसी प्रकार के यहां से प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है। राखीगढ़ी सभ्यता, राखीगढ़ी जो सभ्यता है वो हरियाणा हिसार जो है प्राचीनतम सरस्वती नदी के किनारे खोजी गई। रफीक मुगल और सूरजभान के द्वारा 1969 में इसकी खोज की गई। प्राक हड़प्पाकालीन या पूर्व हड़प्पाकालीन ये सभ्यता स्थल है। यहाँ से मातृ देवी अंकित लघु मुद्रा प्राप्त होती है। उत्खनन अमरेंद्र नाथ ने किया था। और हड्डी की सुई के साक्ष्य मिलता है, ये ध्यान रखना, हड्डी की सुई के साक्ष्य जो है वो राखीगढ़ी से मिलते हैं। हाथी दांत के साक्ष्य, बारासिंगा, खुशनी के साक्ष्य, पिट्टू खेल के साक्ष्य, ये भी इंपोर्टेंट है। कंगी के साक्ष्य, मन के बनाने का वर्कशॉप जो मिलती है, यहाँ से लगभग 3000 अर्ध मनकों के साक्ष्य भी मिले हैं। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और बिना लेख की मोहरें और झुंझुना भी यहाँ प्राप्त होता है। और आपको पता होगा, अपने ऊपर देखा था कि बिना लेख की सबसे अधिक मोहरें कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। तो और सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली है? तो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और भारत में बिना लेख की मोहर कहाँ से मिली है? तो राखीगढ़ी से। आप कम से कम इसको 3 से 4 बार पढ़ोगे, तब जाकर के आपको प्रत्येक स्थान का तुलनात्मक अध्ययन होगा। या तो इस वीडियो को बार बार देखिए, या फिर आप ये PDF जो है वो इसको बार बार पढ़िएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बालू सभ्यता, बालू सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा एक छोटा सा पुरातात्विक स्थल है जो भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। और अदरक के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। भाई साहब, मैं चाय का शौकीन आदमी हूं, मेरे को ये बड़ा याद रहता है। ठीक है ना। अदरक का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो आपको बालू सभ्यता से प्राप्त होते हैं। और यहाँ से फसली साक्ष्य भी बहुत अधिक प्राप्त होते हैं। तो अपने अदरक याद रख लेना, अदरक जो है वो बालू। ठीक है, बालू अदरक वाली चाय बना। ठीक है, तो बालू जो है वो अदरक वाली चाय बनेगा, तो बालू सभ्यता। मिथातल सभ्यता, मिथातल भारत के हरियाणा राज्य में भिवानी जिले की तहसील के एक गांव है जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। खोज 1968 में सूरजभान ने और तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। भगवानपुरा भारत के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। यह एक पुरातात्विक स्थल है जो हाकरा नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन जगपति जोशी ने किया था और पतनकालीन सिंधु सभ्यता के भी अवशेष यहाँ से मिलते हैं। आगे देखते हैं कालीबंगा, राजस्थान के अंदर है। वैसे राजस्थान में बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर राजस्थान की बात करते हो तो पर्टिकुलर राजस्थान के अंदर अपन सभी स्थानों की बात करते हैं। लेकिन भारत इंडिया हिस्ट्री के लेवल पर बात करेंगे तो जो मुख्य मुख्य है उसकी भी बात की जाएगी। जब राजस्थान हिस्ट्री की बात करेंगे तो अपन अलग से देखेंगे राजस्थान के कितने कितने सभ्यता स्थल है तब। लेकिन फिलहाल इंडियन हिस्ट्री देख रहे हैं तो एक कालीबंगा की बात करते हैं। देखो, कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1951 में की थी। नदी की बात करें तो प्राचीन सरस्वती या वर्तमान घग्गर नदी। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो काली चूड़िया। उत्खनन बीबी लाल व बी के थापर के द्वारा 1961 में किया गया। और माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड की जो पुस्तकें हैं जहां इसका उत्खनन 1963 लिखा हुआ है। ऊंट के साक्ष्य मिलते हैं भाई, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, लकड़ी के हल के साक्ष्य मिलते हैं और एक साथ दोहरी फसल के साक्ष्य मिलते हैं जिसमें गेहूं और जौ बोई गई। कुछ जगह गेहूं और सरसों के देखने को उदाहरण मिलते हैं। वृषभ की मूर्ति के साक्ष्य मिलते हैं, कुएं के साक्ष्य मिलते हैं और प्रत्येक तीसरे घर के सामने कुआं बना हुआ था। इस प्रकार के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिलते हैं। कच्ची ईंटों के मकान के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा दीनहीन की बस्ती है। अब कच्ची ईंटों के मकान थे इसलिए इसको दीनहीन की बस्ती कहा जाता है। खोपड़ी की सले सिक्का के साक्ष्य मिलते हैं और भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। आप कहोगे सर भूकंप के साक्ष्य कैसे? कोई भाई साहब मकान वगैरह बना होगा, उसके अंदर तेड़ आई रखी होगी, इस तरीके से कोई राह चल रही होगी, उसे कहते हैं भूकंप के साक्ष्य। अलंकृत फरस के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। हवन कुंड या अग्नि कुंड के साक्ष्य मिलते हैं और भूकंप के साक्ष्य तो देख लिया ऊपर। बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य मिलते हैं। इससे पता लगा सकता है कि मेसोपोटामिया के साथ कालीबंगा का व्यापारिक संबंध था। लकड़ी से निर्मित नालियां कालीबंगा की एक प्रमुख विशेषता है। कालीबंगा से प्राप्त एक मोहर पर 2 पुरुष जिनके हाथ में तलवार व महिला को बलपूर्वक ले जाते हुए दिखाया गया। इसका मतलब यह है कि माहौल देखकर पता लगता है कि यहाँ संभवतः कोई नर बलि की प्रथा व्याप्त होगी। ध्यान रखना, नर बलि की प्रथा के साक्ष्य अपने को कालीबंगा से मिलते हैं, जिसमें एक ऐसी मोहर मिलती है जिसके ऊपर 2 पुरुषों जिनके हाथों में तलवार है और महिला को बलपूर्वक घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। इसका मतलब उसकी बलि लगने वाली है। 7 प्रकार की अग्नि वेदिकाएं मिलती है। तांबे से निर्मित कुल्हाड़ी का यंत्र भी मिलता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी की संज्ञा दी है। और यहाँ से 3 प्रकार के समाधान भी मिलते हैं। आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान और दाह संस्कार के अवशेष भी आपको यहाँ से मिलते हैं। स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को किसी विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है और दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को इस सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है।
अब आगे देखते हैं अपन सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। थोड़ी बहुत जानकारी रही है, उसके बाद में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण सबसे पहला कारण है कि बाहरी आक्रमण। बाहरी में किसका आक्रमण? आर्य का आक्रमण। और इसके समर्थक कौन है? गार्डन चाइल्ड, व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट। ये कहते हैं कि कोई बाहरी जाति आई थी जिसका नाम है आर्य, उन्होंने आक्रमण किया और सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त, यानी खल्लास। उसके बाद में जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेकर और ऐसा राव कहते हैं कि बाढ़ आई थी और सिंधु घाटी सभ्यता लुढ़क गई। ठीक है। और माधव स्वरूप वत्स ये कहते हैं कि कोई नदियां जो थी, देखो ये जितनी भी सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है, और उन नदियां या तो सूख गई या फिर नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। तो इस तरीके की बात माधव स्वरूप वत्स कहते हैं। और सबसे प्रमुख कारणों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन से हुआ है। ठीक है। और इस जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य करीमशाही और वेंगी कोड से अपने को मिलते हैं। और इस बात का समर्थन जो है वो ऑरेंस स्ट्राइन करते हैं। KUR कैनेडियन कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो पतन जो है वो आपकी महामारी से हुआ और मलेरिया से हुआ। और मलेरिया के साक्ष्य कहां से मिलते हैं आप मेरे को कमेंट करके बताना, जो कि अपने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े। ठीक है। मार्टिन हिलर की जो पुस्तक है, ये डीलर हो गया, यहाँ ध्यान रखना। मार्टिन हिलर की जो पुस्तक है प्राचीन भारत, इसके अंदर निम्न कारण बताए गए: जलवायु परिवर्तन, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण। यानी मार्टिन हिलर जो है वो अपनी पुस्तक प्राचीन भारत के अंदर ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है जलवायु परिवर्तन, आर्थिक कारण या फिर राजनीतिक कारण से हुआ होगा। भूतात्विक परिवर्तन का कारण कौन मानता है? MR साहनी जो कहते हैं कोई भूतात्विक परिवर्तन हुआ होगा। प्रशासनिक शिथिलता कौन मानता है? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कहता है कि भाई कोई प्रशासन सही ढंग से नहीं चला होगा, या जो नेतृत्व करता है वो सही नहीं होगा, इसलिए लोग छोड़ के चले गए होंगे। विदेशी व्यापार में गतिरोध आया, यहाँ हो सकता है। अदृश्य राज्य विस्फोट, यानी कोई किसी प्रकार का अदृश्य विस्फोट हुआ होगा। इस प्रकार के जो कथन है वो रूसी विद्वान कहते हैं कि कोई बम आन पड़े हो अचानक दबीड़, तो पूरी संस्कृति समाप्त हो गई। तो इस तरीके के कथन यहाँ से मिलते हैं। तो ये है रूसी विद्वान। ठीक है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, जो मैंने यहाँ ट्रिक दी है कि आप प्रमुख स्थल किस किस तरीके से याद रखते हैं, तो वो देख लेना। देखो अफगान के याद रखने, तो वहां पे आपको याद रखना मूसोजी अफगान गई। मूसोजी का मतलब क्या हुआ? मुंह से मुंडीकोंग, और अफगान का मूसो का मतलब है सोर्त गई, यानी ये अफगानिस्तान के अंदर मुंडीकोंग और सोर्त गई दो प्रमुख स्थान है। ठीक है। बलूचिस्तान के अंदर याद रखना है मेरा सुबह का कुल्ला बलू डाबर से, में मेहरगढ़, रा से राना गुड़ई, सू से सुतकागेड, और ब से बालाकोट, फिर ह से सोतकोह, का से कुल्ला, फिर क से क्वेटा घाटी, फिर डा से डाबरकोट। इस तरीके से याद रख सकते हैं। सिंध पाकिस्तान के अंदर याद रखना है तो अली मोहन आ कोट पहनकर चंदू दुडूजा, अली मुराद को, और मोहन से मोहनजोदड़ो, और फिर आ से आमरी, और को से कोट, और चा से चंदूदुड़ो। ठीक है ना। ये सिंध प्रांत के याद रख लेना। ठीक है। और उसके बाद में इसमें आप पंजाब की बात करें तो रहमान को जलील कर हड़पा जाकर इस्माइल करी, तो रहमान डेरी, जलीलपुर, हड़पा और डेरी इस्माइल, डेरा इस्माइल, ये पंजाब प्रांत के पाकिस्तान के। ठीक है। पंजाब भारत की बात करें तो रोस आया चक दे पट्टे बाड़े में। ठीक है। रोपड़, संगोल, चंग 86 और चक 86 और बाड़ा, ये पंजाब की है। हरियाणा की बात करें तो कुनाल ने मीठी राब बनाई भर, यानी कुनाल, मीठाथल, राखी गढ़ी, बनावली और भर्राना, ये जो सभ्यताएं हैं वो आपके हरियाणा की है। राजस्थान की बात करें तो लोग बांका है, यानी बालाथल और कालीबंगा जो सभ्यताएं हैं वो आपके राजस्थान की है। बालाथल उदयपुर के आसपास है। ठीक है। और आ बहु गरसल, ये तो यूपी की है। आलमगिरीपुर, बड़गांव और हुल्लास। ठीक है। और गुजरात की बात करें तो लो, धोला, रंगरो प्रभाव, गुजरात सुन देखो। और गुजरात में सबसे अधिक स्थल खोजे गए हैं, तो कुछ मुख्य बात करें तो धोलावीरा है, लोथल है, रंगपुर है, रोजदी है, प्रभास पतन है, सुरकोटड़ा है और देसलपुर है। तो इस तरीके से ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषताएं और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जो थे, जो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब की जानकारी अपने कंप्लीट रूप से देख ली है। और आज इस वीडियो में यहाँ आपकी सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। अब इसके अलावा कुछ साथियों को ये लगता है कि ये स्थान थोड़े कम है, तो मैंने यहाँ पे विकिपीडिया की जो लिस्ट है इंडस सिविलाइजेशन की, यानी लिस्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन साइट, इसकी मैंने दे दी है। यहाँ पे कुछ नए स्थल जितने भी खोजे गए उन सब की जानकारी ऐड की हुई है। किसी को लगता है कि भाई ये स्थल हमारे कम पड़ रहे हैं या हमारे इन पूरी PDF की जानकारी थोड़ी बहुत कम पड़ रही है, तो आप इस विकिपीडिया वाली साइट पे जाकर के देख सकते हैं। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है। तो पूरी जानकारी होगी कंप्लीट। आगे अपन शायद वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे, तो अपने क्लास को करते हैं यहीं समाप्त।
जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी आप कर लेना सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।